नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस लाइव स्ट्रीम में हार्दिक स्वागत है। आज एक हम ऐसे मंच पर जुड़े हैं जहां हम खुलकर बात करेंगे धर्म पर, रिश्तों पर, भावनाएं, वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध जैसे विषयों पर। ये सब हमारी जिंदगी के अहम हिस्से हैं, लेकिन अक्सर हम इन्हें समझ नहीं पाते या फिर बोलने से झिझकते हैं। इस लाइव स्ट्रीम और लाइव सेशन का मकसद है दिल की बात कहना और समझना। धर्म हमें जोड़ने का काम करता है, लेकिन कभी कभी गलतफहमियां भी पैदा कर देता है। दूसरा है रिश्ता। रिश्तों में प्यार और अपनापन होता है, लेकिन साथ ही संघर्ष और चुनौतियां भी आती हैं। वैवाहिक जीवन में छोटी बड़ी बातें मतभेद बना देती हैं। इसी कारण से बहुत सारे लोग जो प्रेम विवाह में चले जाते हैं, कुछ समय बाद वो जो एक दूसरे से बात कह नहीं पाते या एक दूसरे के साथ वो जो एक कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, वो बहुत सारी बातें या अपने हिसाब से जीने के लिए अपने साथी, अपने पार्टनर की बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। और प्रेम संबंध में भावनाएं गहरी होती हैं, लेकिन साथ ही दर्द भी छुपा होता है। हम यहाँ किसी को जज करने या दोष देने के लिए नहीं बैठे, बल्कि एक दूसरे की बात सुनने और समझने के लिए आए हैं। आपकी कहानियां, आपके अनुभव, आपकी भावनाएं, यही बातचीत की असली ताकत है। तो आइए मिलकर इस सफर की शुरुआत करें, जहां धर्म हमें जोड़े, रिश्ते हमें संभाले, भावनाएं हमें सशक्त बनाए और प्यार हमें सही राह दिखाए। वेट करते हैं हमारे कुछ लोग, कुछ दर्शक, कुछ सब्सक्राइबर या कुछ चाहने वाले अगर जुड़ते हैं तो फिर हम बात करेंगे। हमारे साथ विक्रम जी जुड़े हैं। विक्रम जी नमस्कार। स्वामी जी नमस्कार। हाँ, कैसे हैं विक्रम जी? विक्रम जी नहीं, दीपक जी। आपने नाम तो विक्रम लिखा हुआ है। आज मोहब्बत से विक्रम लिखने का मन कर रहा था। क्या हाल है विक्रम जी? और कविता जी भी जुड़ गई हैं। आप लोगों की कुछ प्लानिंग तो नहीं है कि इकट्ठे जुड़े हैं आप दोनों? ये तो ऊपर वाले की हो सकती है प्लानिंग, मेरी तो कोई भी नहीं। चलिए कविता जी को भी स्टेज पे ऐड करते हैं। नमस्ते कविता जी। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और बताइए क्या चल रहा है? सर कुछ नहीं, बस डिनर वगैरह करके बैठी हूँ। ओके, गुड 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 गुड। और विक्रम जी यानी कि दीपक जी, आपने भोजन कर लिया? बहुत बढ़िया खाना किया, बस दूध गर्म कर रहा हूँ। ओके ओके ओके। अभी आपको विक्रम जी कहा जाए तो अच्छा रहेगा ना? हाँ 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 हाँ, तो विक्रम जी तबीयत ठीक है आपकी? बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। और क्या चल रहा है जीवन में? बस एज यूजुअल। ओके 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 ओके। तो कविता जी, आप पिछली बार अपनी फ्रेंड से कुछ बातचीत पूछने के लिए गए थे, क्या रहा उसका? कोई बातचीत हुई आपकी? सर बातचीत तो हुई है, मगर वो स्ट्रीमिंग में आने के लिए मना कर रही है। चलिए बताइए कविता जी, क्या रहा आपकी फ्रेंड का? उसने मना कर दिया आने से? कि पहले हस्बैंड से क्यों अलग हो गए थे। तो क्या रहा? तो सर उन्होंने जो बताया ना, उनकी डेथ हो गई थी। आपने तो पिछली बार कहा था ना उनकी डेथ हो गई थी। हाँ जी, मुझे यही बताया गया था, वही मैं आपसे पूरे क्लियर करना चाह रही हूँ। वो जो पहले उनके हस्बैंड थे ना, वो भी उनको मारते पीटते थे, किस वजह से मुझे नहीं पता। ओके, यानी कि पिटाई पहले वाले हस्बैंड भी करते थे और अब जो करंट हस्बैंड है वो भी उनको मार पिटाई करते। और बात ये थी कि उनके हस्बैंड को ना कोई बीमारी वगैरह हो गई थी। ओके। जिस कारण से उनके घर में क्लेश वगैरह होता था, उन्होंने छोड़ दिया था। अच्छा 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 अच्छा। ओके, मतलब लीगली डाइवोर्स नहीं हुआ इनका? हाँ जी, लीगली डाइवोर्स नहीं हुआ। नहीं, डिवोर्स नहीं हुआ उनका लीगली डिवोर्स नहीं हुआ था पहले। फिर मैंने उनसे पूछा था कि आपने सेकंड से कैसे शादी कर ली, तो मैंने लव मैरिज बताई थी। रुकिए, आप दोनों की ना गिटार बज रही है, थोड़ा नेटवर्क का इशू आ रहा है शायद, तो दोबारा से आप बोलिए। दीपक जी आप बोलिए थोड़ा सा। मैं कह रहा हूँ लीगली देखा जाए तो उन्होंने दूसरी शादी करके गलत किया, इनकी फ्रेंड ने। दूसरी शादी गलत की है? मतलब गलत कैसे हुई? उनकी डेथ हो गई है तो बिना डाइवोर्स के शादी करना हिंदुस्तान में गैर कानूनी माना जाता है। लेकिन अगर वो किसी से सेपरेट है? नहीं, अगर एक मिनट सुनो, अगर इनका बच्चा जो है उनकी संपत्ति लेने का अधिकार ही नहीं रहा। नहीं, आप समझिए नहीं, इनका बच्चा, आप अभी शायद दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। नहीं, हमने पिछली बार डिस्कशन करी थी कि जो इनकी फ्रेंड का बेटा है वो अपने दादा दादी के पास जाएगा और अपने हक की मांग करेगा। हाँ, आगे चलिए। अब लीगली देखा जाए तो एक हस्बैंड के होते हुए इन्होंने दूसरी शादी कर ली। हाँ, तो कानूनी रूप से इसको अडल्ट्री कहा जाता है और इसमें
लेकिन आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर इनके अधिकार की बात हो रही है या इनके बच्चे के अधिकार की बात हो रही है? बच्चे का अधिकार भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये तो या तो बच्चे को वहां से छोड़ के आ जाती। नहीं, आपके पास थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है इस बारे में। अच्छा, जो वास्तविकता है वो ये है कि जब ये छोड़कर आई, ठीक है, उसके बाद उनके हस्बैंड की पहले वाले की डेथ हो गई। अब डेथ होने के बाद इन्होंने किसी दूसरे से शादी की, तो दूसरे से अगर शादी की है तो इसका मतलब एट द टाइम ऑफ मैरिज शी वाज अ विडोअर। ओके, तो उस बात में इनके पास अधिकार हैं शादी करने के, और वो एक लंबे टाइम पे अगर सेपरेट रहते हैं तो भी इनके पास अपने अधिकार हैं। आपको पता है कि शादी के 7 साल का अगर सेपरेशन हो जाता है तो उसके बाद डिवोर्स लेने की लीगल अथॉरिटी है और अपना साथी चुनने का भी लीगल अथॉरिटी है, अगर 7 साल का सेपरेशन लीगल है तो। नॉलेज नहीं है इस बारे में। हेलो कविता जी, तो दीपक जी सीधी सी बात यह है कि शादी के टाइम जो सेकंड मैरिज है उस टाइम आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, इस बात को मैटर किया जाता है। आप डिवोर्सी हैं, आप विडोर हैं, उस चीज का स्टेटस होना चाहिए। अगर आप विडोर और डिवोर्सी नहीं है तो आपकी वाला पॉइंट जो है वो उठता है। दवाई कौन सी खा रहे हैं आप? नहीं, कोई दवाई नहीं खाता हूँ, नींद के लिए खाता हूँ। तो नींद की गोली की आवश्यकता क्यों पड़ने लगी आपको? पता नहीं यार, दिक्कत आती है। नहीं, मैंने अभी ना मैं अभी ऋषिकेश से आया हूँ, वहां पर मेरा कुछ नींद का शेड्यूल थोड़ा सा बिगड़ गया था, तो मैंने एक आधी गोली खाई, लेकिन उसने मेरे आगे आने वाले 3 दिन को डिस्टर्ब कर दिया। एक आधी गोली। नींद की गोली बहुत गंदी चीज है। एक तो ये दिन भर आपको ना लेथर्जिक बना देगी। बिल्कुल। तो मुझे लगा काम करने को मन नहीं करेगा, तो नींद की गोली नहीं खानी चाहिए, ये मेरा सजेशन है, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अगर आप किसी कारण से नींद की गोली में फंस गए हो तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। और इससे मैं निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कभी कभार खाता हूँ जब मेरे को प्रॉब्लम होती, जब एंजाइटी होती है। अच्छा, तो एंजाइटी किस चीज की चल रही है आजकल? कुछ आप बात करना चाहेंगे या इसी विषय में बात करनी है? ऐसा मैं निकलने की कोशिश कर रहा हूँ इस चीज से खुद ही। मैं तंग आ गया इस बारे में सोच के, अब मैं खुद छलांग लगाने की सोच रहा हूँ। दीपक जी, आपने रामायण देखी है? हाँ जी। रामायण में ऐसा कौन सा पात्र था जिसका वध करने के लिए हमारे भगवान राम को या रामचंद्र जैसे पात्र को भी छुपकर हमला करना पड़ा? ऐसा कौन सा था वो? कोई पात्र बताएं जो आपको याद हो। रावण? नहीं, रावण से तो सामने लड़े थे। कौन सा पात्र था जिसे छुप के मारना पड़ा? सुग्रीव? नहीं, सुग्रीव तो उनकी सेना में था। सुग्रीव का जो साथी था, क्या नाम था उसका? उसका साथी नहीं था, उसका भाई था बाली। हाँ, भाई था जो। हाँ, सुग्रीव का भाई था बाली। बाली जो है ना, वो हमारे अवचेतन मन को दिखाता है। अच्छा। और उसको, बाली को एक वर प्राप्त था कि कोई भी युद्ध की मंशा से अगर उसके सामने आएगा तो उसकी आधी ताकत बाली में मिल जाएगी। अच्छा। तो इसलिए राम को भी उसे छुपकर मारना पड़ा था। हमारा जो ये अवचेतन मन है ना, हम इससे सीधा लड़ ही नहीं सकते, हमें इससे छुपकर ही मारना पड़ेगा। आप जिस चीज से लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं ना, वो ऊर्जा भी तो आपसे ही ले रहा है। वो आपके मन को, आपकी सारी तैयारी को आपके भीतर बैठकर देख रहा है ना अच्छे से। बिल्कुल सही। तो आप उससे कैसे जीत सकते हैं? उसको तो छुपकर ही मारना पड़ेगा। वो आपका अवचेतन मन है। आप किसी भी चीज को अगर अपनी बौद्धिक शक्ति से हटाने की कोशिश करते हैं तो वो आपके अवचेतन में घुस जाता है, और अवचेतन आपका चेतन मन से 9 गुना बड़ा है जी। तो वो एक राक्षस, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा दुश्मन जो आपसे ही 9 गुना बड़ा है, आप उससे कैसे जीत सकते हैं? बताइए कोई उपाय फिर। तो उसका उपाय सीधा है कि अवचेतन मन से लड़ना छोड़ दीजिए। जब आप लड़ना छोड़ देंगे तो आप उसकी ताकत, जो उसे फीड मिल रहा है, जो उसे एनर्जी मिल रही है, उस पे काम करना बंद हो जाता है। वो आपसे वो एनर्जी देना बंद कर देता है। उसको जो ताकत मिल रही है मेरे से, वो मिलनी बंद हो जाएगी। वो मिलनी बंद हो जाएगी। लड़ना ही बंद कर दीजिए ना। बहुत बढ़िया बात कही आपने। आप लड़ते हैं इसलिए उसे ताकत मिलते हैं। लड़ने के लिए आपको वो इच्छा शक्ति, वो सब कुछ चाहिए, लेकिन वो सब कुछ अंदर ही तो है। आपके मन से भी तो बड़ा है ना वो चेतन मन। जी स्वामी जी। कुछ जो एक काम आपकी बुद्धि कर रही है और आपका मन जो कर रहा है, उसके ऊपर उनको देखने वाला आपका अवचेतन मन है। आप मजे की बात देखिए, मैंने 92 में ओशो का संन्यास लिया था। ओके। तो मेरे को उन्होंने नाम दिया था स्वामी ध्यान विराम।
जो मैंने अभी विराम लिखा है। अच्छा, और मैं आज तक विराम नहीं हो पाया। क्यों? पता नहीं, मेरे माइंड कैसा है, समझ से बाहर है। सर दीपक जी, मैं साथ में ना भोजन भी कर रहा हूँ, तो आपको कुछ कचर पचर की आवाज आ सकती है। मैं भी कर रहा हूँ, आप चिंता मत करो। आप एक बात बताइए, विराम का मतलब क्या होता है? शांत, रुक जाना। विराम का मतलब होता है रुक जाना। ठीक है जी। आपने इससे पहले 2 सेकंड पहले बहुत बढ़िया बात बोली कि उससे लड़ना बंद कर दो, वो भी विराम का एक रूप है। हाँ, तो ध्यान विराम, आपने ध्यान को भी विराम देना है। मतलब पूरा नाम विराम ले लो जीवन के। ना ले कैसे लो? इतना ही आसान होता तो समस्या क्या थी? हमने बहुत बड़े बड़े शब्द सीख लिए हैं अपने गुरुओं से या उनके माध्यम से। हाँ जी। वो इतने बड़े बड़े और भारी शब्द जो है ना, वो वास्तव में हमारे जीवन में कहीं पर भी स्थान नहीं रखते, क्योंकि हमारे पास वो अनुभव ही नहीं है। मैंने इसलिए 2 दिनों से ओशो को सुनना भी बंद कर दिया। नहीं, सुनिए, आपको सुनने से अगर मानसिक शांति मिलती है तो सुनिए। लेकिन वो जो एक बड़ी सी आपको दुनिया दिखाते हैं ना, वो दुनिया का आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आपका नाम है स्वामी ध्यान विराम, तो आप पहले तो स्वामी हो जाइए। स्वामी का अर्थ मालूम है आपको? अपना मालिक, स्वयं का मालिक। सो यानी कि अपना, और मालिक आमी मतलब मालिक। क्या आप अपने मालिक हैं? नहीं। क्या आप अपने विचारों पे, अपनी बुद्धि पे, अपने रहन सहन पे, अपनी आदतों पे मालिक हैं? मैं किसी भी चीज में अभी तक कुछ नहीं हूँ। 92 में आपने संन्यास लिया था। हाँ जी। ओशो के जाने के 1 साल बाद। बिल्कुल सही कहा। और आज से अब 2025 चल रहा है, तो लगभग कितने साल हो गए? 32 साल हो गए। 32 साल। ठीक है जी। 32 साल में आपने ध्यान की बहुत सारी विधियां की होंगी जी, लेकिन मैं खड़ा 0 पे हूँ। पता नहीं क्या बात है। 0 पे क्यों खड़े हैं आप? उसका कारण मैं बताऊं? बताइए। आप जो भी ध्यान की विधि करते हैं, उस विधि में स्वयं को जोड़ लेते हैं। आप जो भी विधि करते हैं, वो सारी विधि आप ही तो कर रहे हैं। और आप जब उस विधि को खुद करते हैं, तो उस विधि का जो पूरा एसेंस है वो कहीं खो जाता है। आप उस विधि को उस तरीके से कीजिए और पृथक होकर कीजिए, ठीक है। तभी तो उस विधि का जो लाभ है, वास्तविक लाभ है, तो वो मिलेगा आपको। क्योंकि 30-32 साल से आप उस ध्यान की विधियों को कर रहे हैं। आज अभी आप कह रहे हैं मैंने 2 दिन से ओशो को सुनना छोड़ दिया है, तो ओशो को सुनना केवल इसलिए है कि अपने को सांत्वना देनी है या अपने आप को विस्मृत करना है, इसलिए, या कुछ सीखना है? वो इसलिए कि बड़ी बड़ी बातें बहुत सुन ली हैं, लेकिन जिंदगी में नहीं उतार पाया। 32 साल से नहीं उतार पाए, तो ये समस्या भी आती है। आपने अपने जीवन को अपने दृष्टिकोण से ही जिया है आज तक। आपने ध्यान भी किया है तो अपनी दृष्टिकोण से किया है। आपने ओशो को सुना है तो भी अपने दृष्टिकोण से सुना है। कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जो आपके भीतर बैठा हुआ है, जो जिसको इन सब बातों का फर्क ही नहीं पड़ता। सही कह रहे हैं। कुछ तो है जिसको फर्क पड़ता ही नहीं है। वो वही का वही है जो 32 साल पुराना वाला। हाँ, क्योंकि आज स्थिति ऐसी है कि उम्र के उस पड़ाव पे पहुंच गए हैं, जब जरा सी भी कोई बात होती है ना, जरा सी तबीयत खराब होती है, तो वो गाना नहीं है, जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं ये वो तो नहीं, सही कहा, कहीं ये झटका तो नहीं। सही कह रहे हो। रोज लगता है कि टाइम नजदीक आ गया। हाँ, टाइम नजदीक आ गया, क्योंकि टाइम नजदीक आ रहा है, वास्तव में आ रहा है। भले वो 20 साल पुराना हो। और आयु के इस पड़ाव में यही होता है कि जब आदमी इस उम्र में पहुंच जाता है, तो उसके अंदर वो बेपरवाही, वो लापरवाही, वो सब चीजें धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाती हैं जी। अब वो छोटी छोटी चीजों से जुड़ने लगता है जी। अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो किसी भी परिकल्पना से बाहर होकर कीजिए। ध्यान की विधियां कर रहे हैं तो उस हिसाब से कीजिए। अगर आप अपने अवचेतन मन से लड़ रहे हैं तो उस हिसाब से लड़िए कि अवचेतन मन से लड़के आप जीत नहीं सकते। अवसाद में, डिप्रेशन में, हाँ जी, अपने आप से लड़के जीत नहीं सकता। अपने आप से लड़के नहीं जीत सकते। अपने आप को तो चोरी छुपे ही बदलना पड़ेगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। धीरे धीरे वो सब चीजें आपको करनी पड़ेगी। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर अनकंफर्ट जोन में बैठना पड़ेगा और कल को अनकंफर्ट जोन को ही अपना कंफर्ट जोन बनाना पड़ेगा।
बिल्कुल सही कहा आपने। दिक्कत ये है कि हम अपना कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहते और ये चाहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, चीजें बदल जाएं। और जीवन में जिन्होंने भी पाया छोड़ के ही पाया। हाँ, छोड़ना ही पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है कि जिन्होंने पाया छोड़ के पाया, और उन सब ने हमारे को ये छोड़ना सिखा दिया। लेकिन छोड़ना है कैसे, छोड़ना है क्या? ये घर बार छोड़ के भाग जाना स्वामी जी? नहीं, घर बार क्यों छोड़ के भागना है? मन तो वहीं ले जाओगे ना साथ में भी। अच्छा, फिर विचार भी तो साथ ले जाओगे ना। हाँ, दिमाग तो वही रहेगा, शरीर भी वही रहेगा, दिमाग तो वही रहेगा, पसंद ना पसंद तो वही रहेगी ना। आज मेरे को जहां तक अपना मतलब बचपन में पीछे से पीछे जाता हूँ, पता नहीं क्यों एक वो कहते हैं ना पकड़, इनसिक्योरिटी रहती है, इसलिए मैं छोड़ नहीं पाता कुछ। इनसिक्योरिटी से क्या तात्पर्य है आपका? इनसिक्योरिटी के मतलब है कि कहीं से रेगुलर इनकम बन जाए, या मतलब पैसा जो है वो खत्म ना हो जाए, मैं कैसे जीऊंगा, कल को बुढ़ापा आ जाएगा तो कोई धन का इनकमिंग सोर्स ना हुआ तो मैं कैसे जीऊंगा। और मैंने देखा ये जो मेरी एक पकड़ है ना, ये पकड़ मेरे को बहुत परेशान कर रही है, और ये मेरे ना नस नस में घुसी हुई है चीज। मैं ऐसे कहूं कि मतलब मैं लाया नहीं हूं, लेकिन मेरे ना पूरे रोम रोम में ये अनसिक्योरिटी, कल का फ्यूचर सेव करना, ये घुसा पड़ा है। जैसे मतलब वैश्य प्रकृति, वैश्य ही हूं मैं, दुकानदार। मतलब हूं तो दुकानदार, लेकिन बनना सन्यासी ही चाहता हूँ स्वामी। लेकिन वो चीज बहुत परेशान करती है। परेशान, पता नहीं क्यों मैं परेशान शब्द भी गलत ही बोल रहा हूँ शायद। स्वामी जी, जैसे तो विराम जी, क्योंकि आप ओशो सन्यासी हैं, ओशो ध्यान विराम का नाम मिला तो आपको स्वामी जी कहकर संबोधित करूंगा। स्वामी जी, ऐसा है कि आपकी जो भी आज आप बने हुए हो, अभी आपकी आयु कितनी है? मैं 53 का हो गया। 53। और अब मेरे को सही बताऊं, लगने लगा है मेरा टाइम नजदीक आ रहा है, अब पकड़ और मजबूत होती जा रही है। तो मैं आपको कुछ बता रहा था कि आप अभी कितने साल के हैं? 53। 53 साल के हैं। क्या आप 53 साल के पैदा हुए थे? नहीं, 0 से शुरू हुए थे। 0 से शुरू हुए, तो 53 साल का सफर भी आपने तय किया है? निश्चित रूप से। इस 53 साल की उम्र तक आपने जो भी कमाया है जिंदगी से, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपके बिल्कुल नजदीक होंगे, दिल के पास होंगे, वो रिस्पेक्टफुल होंगे, माता पिता, चाचा ताऊ, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपके लिए बहुत रिस्पेक्टफुल होंगे। उनका माइंडसेट आपने अडॉप्ट किया हुआ है। अच्छा। और वो माइंडसेट जो है कहीं ना कहीं आपका अपना मन, आपकी अपनी भावनाएं बनी हुई है। दीपक जिसका नाम स्वामी विराम है, क्या ये वास्तव में दीपक है या स्वामी विराम है, या उन सब लोगों की मानसिकताओं को जी रहा आज तक? मुझे लगता है मैं उन सब की मानसिकताओं को जी रहा हूँ। उन सब की मानसिकताओं में एक मानसिकता ये भी है जो आपको इनसिक्योरिटी के रूप में मिली हुई है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। वो जो इनसिक्योरिटी की भावना आपको मिली हुई है, वो इनसिक्योरिटी की भावना आपको अपना जीवन जीने के लिए प्रेरित ही नहीं करने देती। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और मैं अलग ही किस्म से जीना चाहता था बचपन से, कि मेरी बचपन से इच्छा थी मैं बहुत घूमूं, ओशो के विभिन्न आश्रमों में जाऊं और वहाँ विभिन्न लोगों से मिलूं, इंटरेक्ट करूं। मेरी बचपन से इच्छा रही है। अच्छा, एक आदमी, एक लड़का या एक लड़की, वो अपने जीवन में कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हम सफल हों। सफलता का मतलब क्या है? कोई पैरामीटर है कि इतने लाख रुपए कमा लूंगा तो सफल मान लूंगा अपने आप को? तो वहां तक पहुंच के तो वो पैरामीटर चेंज हो जाएगा। पैरामीटर चेंज होता है, हम इसीलिए परेशान हैं क्योंकि हम उस सफलता की, उस वहां तक पहुंचने की बात ही नहीं करते। हम अपने जीवन में जब हम चलना शुरू करते हैं तो ये तय ही नहीं करते कि किसको हम सफलता कह देंगे। सही कहा। और वो लड़ाई में आज तक आप हो, आपको अपनी सफलता का कोई पैरामीटर तय ही नहीं किया हुआ। आज आप 53 साल के हैं, 53 साल में आपने धन कमाया होगा, आपको पैतृक संपत्ति मिली होगी, सब कुछ है, वो आपने सब कुछ जोड़ के रखा हुआ है ना कहीं जी। तो वो सारी संपत्ति भी अगर आपको आज 53 साल की उम्र में, जब लोग रिटायरमेंट के आसपास होते हैं, आपको सेटिस्फेक्शन की बजाय इनसिक्योरिटी दे रही है। क्यों? क्योंकि वो मानसिकता, वो 4, 5, 10 लोग जो आपके आसपास थे, जिन्होंने जीवन में मेहनत की, वो आपके पिता हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं, मम्मी हो सकती है, उन सबका अपने जीवन को जीने का जो नजरिया था, सारे सुख समृद्धि के साथ और सारी सिक्योरिटी के साथ, उन्होंने आपको सिखाया क्या? इनसिक्योरिटी। और वही इनसिक्योरिटी आप में आज तक चल रही है। सही बात। मेरी औलाद में नहीं आई, ये मेरे से ट्रांसमिट नहीं हुई।
नहीं, आपकी औलाद केवल आपकी औलाद नहीं है, आपकी पत्नी की औलाद भी है। हाँ, आप केवल अपने पिता की औलाद नहीं है, अपनी माँ की औलाद भी है। बिल्कुल सही कहा। आप जो भी बने हुए हैं अपने माँ बाप की एक कॉम्बिनेशन होता है, उस बुद्धि में से बने हुए हैं। आपने अपनी मम्मी से क्या ले लिया आपको नहीं पता, आपने अपने पिता से क्या ले लिया पता नहीं, कौन सी मानसिक स्थिति ले ली, कौन से विचार ले लिए। लेकिन ये मानसिकता मेरे माता पिता में भी नहीं थी इतनी जितनी मेरे अंदर। नहीं, आपके अंदर वो डेवलप हो गई है। हो सकता है कि दादा परदादा में से किसी की मानसिकता ऐसी हो सकता है। आपने अपने बारे में बताया कि आपकी पत्नी जो है उससे आपका संबंध काफी समय से नहीं है, लेकिन एक पीढ़ी पहले आपके पिता का और आपकी माता का संबंध बहुत अच्छा रहा होगा जी। आपको पत्नी के रूप में मम्मी जैसी चाहिए थी जो उस नेचर की हो जी, वो आपको नहीं मिली जी। इनसिक्योरिटी का सबसे बड़ा पॉइंट वहीं से शुरू हो गया आपका। माँ जैसी प्रवृत्ति चाहिए थी ना, माँ जैसी बुद्धि चाहिए थी, वो नहीं मिली। और उसके बाद फिर बहुत सारी बातें वो भी तो हुई है ना मित्र, कि आपने पिछले 10-15 साल से इतना कुछ खो दिया, विश्वास खो दिया, प्रेम खो दिया, अपने जीवन से सेक्स खो दिया, सब कुछ खो दिया, बच्चों की रिस्पेक्ट खो दी, हर चीज खो दी, इतना कुछ खो दिया कि अब जो बचा है उसे समेट के, उसे संभाल के बैठने की जो एक इनसिक्योरिटी आ गई ना, वो इनसिक्योरिटी अब आपकी इतनी ज्यादा हो गई है कि आपके पास जो भी है वो आपको कम लगता है। और वो इतना कम लगता है कि मैं आपसे इन जनरल पूछता हूं, आपके लिए 20-25-50 हजार रुपए की क्या कीमत रखते हैं आपकी सारी संपत्ति में से देखा जाए तो? हाँ, थोड़ा सा मूल्य रखता है, लेकिन क्या वो 20-25 हजार रुपए आप आज की रेट पे अगर खर्च करना चाहें तो कौन रोक सकता है आपको? कोई भी नहीं रोक सकता। मैं स्वयं रोक सकता हूँ। आप मुझे बताइए, आप एक गाड़ी खरीद सकते हैं आराम से? निश्चित रूप से। आप एक स्कूटर मोटरसाइकिल खरीद सकते हैं अपने आराम से जी। आप अपने लिए जीवन के सारे साधन खरीद सकते हैं आराम से, जो एक नॉर्मल होता है कि टीवी, फ्रिज, एसी, हाँ जी, सब कुछ खरीद सकते हैं जी। आप मुझे बताइए, आपका ट्रैवल हॉबीज में आपका कंफर्ट जोन डीटीसी की बस है क्या? आप अगर मान लीजिए यहाँ से कहीं जाते हैं तो आप कौन सी बस को प्रेफर करते हैं? 1000 रुपए वाली, 1500 रुपए वाली, 250 वाली? मैं ज्यादातर देहरादून जाता हूँ। अच्छा, कौन सी बस में जाते हैं आप? आजकल वो इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, बहुत बढ़िया, नियो गो की बहुत बढ़िया है वो बस। वो आप बस जो करते हैं, क्या आप अपनी गाड़ी से नहीं जा सकते? मेरे को अपनी गाड़ी मेरे को थोड़ी झेप आती है अब चलाने में। ठीक है, अब झेप आती है। आपने जीवन में मैंने बहुत गाड़ी चलाई है। आपने बहुत का मतलब अब कहाँ है वो? पता नहीं क्या हुआ, एकदम कोरोना के बाद से ना मेरे से गाड़ी नहीं चलती अब। क्या ये इनसिक्योरिटी के कारण है? मुझे नहीं पता, लेकिन अब मेरे घर में गाड़ी खड़ी है। आप मानोगे 2016 की गाड़ी मैंने आज ही इंश्योरेंस रिन्यू कराई है उसकी, और 8000 किलोमीटर चलाई है बस। आप एक बात बताइए, आप जैनिज्म के बारे में कुछ जानते हैं? जी। जैनिज्म में 2 तरह के व्रत होते हैं, अणुव्रत और महाव्रत। अच्छा, ठीक है। अणुव्रत होता है कि वो ये कहते हैं कि हम लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, और अणुव्रत में बहुत सारी चीजें और होती है कि दिन डूबने से पहले खाना खा लेंगे, दिन निकलने के बाद खाना खाएंगे, वगैरह वगैरह, हजारों बातें उनके नियम होते हैं। वो अणुव्रत है, नहीं छोटे मोटे व्रत। फिर उनके महाव्रत होते हैं। महाव्रत करने के लिए उनको अपने जीवन में अणुव्रत को धारण कर लेना होता है, और जीवन शैली बन ही ऐसी जाती है कि उन्हें अणुव्रत लगते ही नहीं है। एक आदमी जो लहसुन प्याज नहीं खाता, उसको जीवन भर आप बिना लहसुन प्याज का खाना खिला दो, उसे कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि उसने वो धारण कर लिया अणुव्रत। उसको लहसुन प्याज परेशानी देगा। आप उसे लहसुन प्याज वाला भोजन दोगे तो उसको समस्या होनी शुरू हो जाएगी। तो आपने अपने जीवन में बहुत सारे अणुव्रत को ऐसे धारण कर लिया है कि आपकी जीवन शैली वैसी बन गई है। जी, मतलब मैंने एक मापदंड बना लिया। हाँ, आपने बहुत सारे अणुव्रत धारण कर रखे हैं, और आप बातें करते हैं महाव्रत की कि मैं ऐसे कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, लेकिन वो अणुव्रत जो है ना, वो आपको जीवन का वो दृष्टिकोण देते ही नहीं है। तो विराम जी, सीधी सी बात है कि पहले तो अपने अवचेतन से लड़ना बंद कर दीजिए। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कीजिए। ओशो का एक मेडिटेशन है जिसे बोलते हैं तथाता। तथाता का मतलब होता है एक्सेप्ट इट एज इट इज। जो जैसा है वैसा है, जो जैसा है वैसा का वैसा स्वीकार करो। स्वीकार करना पड़ेगा शुरू में। नाटक भी करना पड़ेगा। हम बिल्कुल, नाटक से ही तो सब कुछ आएगा।
आपने जो भी आपने अनुव्रत धारण कर रखे हैं, उसकी शुरू में नाटक ही हुए हैं, जो आपकी जीवन शैली बन गई आज। सही कहा आपने। आप जब कोई भी ध्यान या कुछ भी ऐसा करते हैं तो शुरू में नाटक ही करना पड़ता है ना। जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं या काम धंधे पे जाते हैं या कंप्यूटर सीखते हैं या कोई भी भाषा जो आपकी एक नॉर्मल भाषा नहीं है उससे अतिरिक्त कोई भाषा सीखते हैं, तो शुरू में तो नाटक ही करना पड़ता है ना। नाटक करने का मतलब होता है कि अपने आप को उस तरह से ट्रांसफॉर्म करना जी, और धीरे धीरे वो आपका नाटक बन जाता है। और वो नाटक ही आपकी जीवन शैली बन जाती है। सही कह रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए किया जाता है कि वो धीरे धीरे बदलता है। तो आपको अपने जीवन में जो अनुव्रत आपने धारण कर रखे हैं, पहले तो उनके बारे में देखिए कि ये अनुव्रत जो है ना, ये नॉर्मल है या सिर्फ मैंने धारण कर रखे हैं। मेरे को लगता है मैंने काफी हद तक तो धारण कर रखा। और वो धारण करने का मतलब ये है कि आपने अपनी जीवन शैली ही बना ली है वैसी, और आपको कुछ अजीब लगता भी नहीं है। कोई दूसरा व्यक्ति जब आपसे इस बारे में बात करता, कैसा आदमी है यार ये। नहीं, मैं किसी को कंडेम कभी नहीं करता, लेकिन मैं आपकी बात नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कंडेम करते हो, लेकिन दूसरे जब आपके बारे में जानते हैं, एक व्यक्ति जिसको छलांग मारता है, चल ठीक है देखी जाएगी, हो जाएगी। अभी कुछ दिन पहले मेरे एक व्यक्ति से बात हुई, उस व्यक्ति की बात हुई, उसने मेरे से पूछा, हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे बोला कि संदीप जी आप ऋषिकेश में रहते हैं, ऐसे कैसे आप वहां चले गए। तो मैंने उससे बताया भाई ऐसा है, अब मेरे जीवन में जो है ये वानप्रस्थ चल रहा है। वानप्रस्थ का अर्थ होता है कि मैं अपने जीवन में अब संन्यास धारण करने से पहले गृहस्थ आश्रम के बाद जो स्थिति होती है कि जंगल की तरफ मुंह करके बैठ जाओ, और घर वाले जो भी आपके हैं वो आपसे सलाह मांगे तो आप सलाह दो, वो आपसे कोई हेल्प मांगे तो आप हेल्प दो, क्योंकि आपके बच्चे जो हैं वो इतने बड़े हैं कि आप उनके जीवन में अगर प्रतिपल उन्हें कुछ ना कुछ सिखाते रहोगे, कुछ ना कुछ तरीके बताते रहोगे, तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। आपने 25 साल तक उन्हें सिखाया कुछ, मान लीजिए 25 साल की उम्र के बाद आपने गृहस्थ जीवन में धारण किया, तो 26, 27, 28 साल में आपका पुत्र हो गया होगा ना। जब आप जैसे एक बात बताओ, मैं आपकी बात एक मिनट काटता हूँ। जी, जैसे आपको दिखा कि आपका बच्चा कुछ गलत कर रहा है, हमें अपनी तरफ से फिर भी उसको नहीं टोकना चाहिए, वो पूछे तभी बताएं। मित्र, आपका बच्चा आपकी शादी के 5 साल बाद हो गया होगा। जब आप वानप्रस्थ में पहुंचे तो 20 साल का हो चुका होगा। जब वो 20 साल का हो चुका है तो 20 साल में आपने उसे वो शिक्षा नहीं दे पाए जो उसकी शादी के तुरंत 2 महीने बाद दे दोगे आप। सोचिए तो सही, आपने अपने बच्चे को 20 साल तक पाला है, 20 साल तक आपने उसे सारी शिक्षाएं दी होंगी, जीवन का सारा ज्ञान दिया होगा। अब अचानक आप उसके गृहस्थ जीवन में जहां पर आपको कोई मतलब नहीं बनता, वहां पे आप इंटरफेरेंस करना शुरू कर दो। तो वानप्रस्थ कहता है कि जब आपके बच्चे शादी के लायक हो जाएं या शादी कर ले या स्वयं अपने हिसाब से बनने शुरू हो जाए, तब आप वानप्रस्थ धारण करो और जंगल की तरफ मुंह करके घर में बैठ जाओ। आप बच्चों के लिए उपलब्ध रहो। बच्चों की लाइफ में इंटरफेयर करोगे तो समस्या होगी, और जब समस्या होनी शुरू होगी तो आप बच्चों के दुश्मन बन जाओगे। क्योंकि अभी आपको मैं कल की घटना सुनाता हूं। जी, मेरे मेरे बेटे की शादी का छोटा सा फंक्शन होना है, तो मैंने उसको 3-4 बार कहा, बेटा वो सूट वगैरह बनवा ले तू, कोई कपड़ा पसंद है, हमारा कपड़े का काम है, तो तेरे को अपनी दुकान में से कुछ पसंद है तो बनवा ले, नहीं तो मार्केट से पसंद है तो चलते हैं ले लेते हैं। तो 3-4 बार टोका तो चुप रहा। कल मैंने कहा यार बनवा ले, टाइम कम रह गया, बन नहीं पाएगा टेलर से। कहता पापा मैं ना 10 दिन पहले नोएडा गया था तो मेरे को कुछ पसंद आया था तो मैंने ले लिया। ठीक है, चोट लगी? मेरे को बड़ी भयंकर चोट लगी। मेरे को बड़ी भयंकर चोट लगी। चोट लगनी थी। आपने पिछले बहुत सालों में अपने बच्चों के साथ या बच्चों की तरफ से आपके साथ एक लिंक खत्म हो चुका था। अब अचानक आपके बच्चे को आपकी आवश्यकता पड़ी और आपके भीतर वो सारी की सारी बातें, वो सारी सारी लड़ाइयां, वो सारी सारी चोटें जो इससे पहले भी बहुत बार लग चुकी हैं, वो आपने पिता होने के नाते एकदम कूड़े में डाल दी कि नहीं मेरा बेटा है, वो ये सब करना है। लेकिन वो व्यक्ति तो वही है ना, वो बेटा तो वही है ना। कितने साल से आप अकेला जीवन बिता रहे हैं? हो गए 3-4 साल हो गए। उससे पहले क्या ये बेटा नहीं, बेटा बिल्कुल आज्ञाकारी था या आप ही कुछ नहीं कहते थे? नहीं, मैं क्या उसकी सब चीजें मैं पूरी करता ही चला गया लगभग। आप देखिए, आप पिता हैं, आपने सारी बातें करनी है, लेकिन अब जो जीवन है ना, अब जो वानप्रस्थ का 53 साल की उम्र में जो वानप्रस्थ की स्थिति आती है, अब एक्सपेक्टेशंस छोड़ दीजिए। आपको ये चोट नहीं लगनी चाहिए थी जो आपको लगी, जो उसने कहा कि मैंने 10 दिन 15 दिन पहले मैंने कहीं गया था, मैंने पसंद कर लिया। आप केवल उसे प्रेम से कह सकते हैं कि बेटा मुझे बता देता, क्योंकि मैं इस चीज को लेकर परेशान था। अगर आपने इतना भी नहीं कहा
अपनी चोट उससे व्यक्त नहीं की, तो फिर आपने एक गलती और की। तो जब आप किसी को बताओगे नहीं कि आपको चोट कहाँ लगती है, तो वो ध्यान कैसे रखेगा कि चोट कहाँ लगी है। सही कहा। आपको ये बताना चाहिए। मेरी पत्नी अगर मुझसे कुछ ऐसा व्यवहार करती है तो मुझे उससे बताना है कि मुझे ये चीज बुरी लगी है, और बुरा लगने के बाद भी अगर वो वही काम कर रही है तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि उसके लिए मैं महत्वपूर्ण नहीं हूं। आप अपने पुत्र को बताएं कि बेटा मुझे ये बात बुरी लगी, तो मुझे बता देता तो अच्छा रहता। चल कोई बात नहीं, जो हो गया, अगली बार ध्यान रख कि इस चीज को लेकर, तेरी शादी को लेकर अगर कोई तो फैसला लेता है तो मुझे बता दे कि मैंने फैसला लिया, ताकि मैं उस चीज को लेके परेशान ना हूं। अब हम बात तो देखिए ना कि हम खुद ही नहीं बता पाते अपने बच्चों को कि हम किस चीज से परेशान होते हैं।